हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और ये हमारी क्लास 22 है और इससे पहले हम 21 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? तो किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर, बोध गया या सारनाथ में? तो ये हुई थी घटित घटना सारनाथ में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ओके, हम बात करें यहाँ पर गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ ये इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ओके, फिर बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन ये शाक्य वंश से थे। ठीक है ना, शाक्य वंश से थे। और इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिया वंश से थी। ठीक है ना, कोलिया वंश से थी। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से थे। और माता का नाम महामाया, जो कि कोलिया वंश से थी। ठीक है, फिर इनकी सौतेली माँ का नाम, सौतेली माँ, तो सौतेली माँ का नाम था महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, राहुल इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण त्याग हुए थे। ठीक है, जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण त्यागे थे। ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? VVS लक्ष्मण, युवराज सिंह, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर ने? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक यह लिखी है कपिल देव ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कपिल देव। फिर बात करें VVS लक्ष्मण की पुस्तक, तो इनकी पुस्तक थी 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी VVS लक्ष्मण की। फिर युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह की थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की थी। ठीक है, फिर सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर थी प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, यह पुस्तक थी सचिन तेंदुलकर की। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा यह किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब की। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब के राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और
भांगड़ा। फिर बात करें गुजरात के लोक नृत्य की, तो गुजरात का है गरबा और डांडिया। ठीक है। फिर झारखंड का, तो झारखंड का है छाऊ और कर्मा। ठीक है। फिर बात करें बिहार में, तो बिहार में है झूमर और विदेशिया। ठीक है। बिहार में कौन सा लोक नृत्य है, तो ये है झूमर और विदेशिया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा का स्थल है जो कि डॉकयार्ड की उपस्थिति को दर्शाता है। लोथल, कालीबंगा, रोपण या बनवाली। तो ये है लोथल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। ये हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति को प्रमाण को दर्शाता है। लोथल की खोज कब और किसने की थी, तो इसकी खोज की थी 1955 में। ठीक है ना, 1955 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी, तो ये की थी S.R. राव ने। ठीक है, S.R. राव ने लोथल की खोज की थी 1955 में। और ये कहाँ पर, तो ये है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे है लोथल, जो कि ये हड़प्पा स्थल का एक बंदरगाह था। ठीक है ना। फिर कालीबंगा की खोज कब और किसने की, तो इसकी खोज 1952 में। ठीक है ना, 1952 में किसने की, तो ये की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1992 में। ठीक है। फिर रोपण की खोज तो 1953 में। 1953 में किसने की थी, ये की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है ना, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपण की खोज की थी। फिर बनवाली की खोज किसने की थी और कब की थी, तो बनवाली की खोज 1974 में इसकी खोज की थी R.S. विस्ट। ठीक है, R.S. विस्ट ने बनवाली की खोज की थी 1974 में। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक कौन है। खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, अरविंद अडीग या किरण देसाई। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं अरुंधति रॉय। राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुंधति रॉय। और इसके लिए इन्हें 1997 में मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। फिर बात करें खुशवंत सिंह की पुस्तक कौन सी है, तो खुशवंत सिंह की है, एक मिनट, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। फिर अरविंद अडीक, तो अरविंद अडीक की है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर यह अरविंद अडीगा द्वारा लिखी गई है। और इसके लिए इन्हें 2008 में मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। फिर बात करें किरण देसाई की, तो किरण देसाई की है तो इनकी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की है। और इसके लिए इन्हें 2006 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, ठीक है। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरविंद अडीक की द वाइट टाइगर और किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट है, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था। तो अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो ये किया गया था 4 भागों में विभाजित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 भागों में विभाजित किया गया था अकबर के काल में कृषि भूमि को। ओके, हम बात करें यहाँ पे अकबर, तो अकबर ये कौन है, तो अकबर ये है मुगल बादशाह। ठीक है ना, तीसरा मुगल बादशाह है अकबर। अकबर इसने 1556 से
1605 तक शासन किया था, ठीक है ना। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। और अकबर इसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर इसने कौन कौन से युद्ध किए थे, तो जो इसके इंपॉर्टेंट युद्ध है तो ये जो कि है पहला पानीपत का युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध तो ये कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध किया था अकबर ने, ठीक है। कब किया था, तो ये हुआ था 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध किया था अकबर ने 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फिर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, हम बात करें तो अकबर इसने बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया, ठीक है ना। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था, ठीक है ना। अकबर इसने हुमायूं का मकबरा ही बनवाया था, हुमायूं का मकबरा, और इबादत खाना का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया। तो तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया। तो इसका गठन किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी समूह का गठन किया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ये कौन था, तो इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का शासक था यह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यह है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इल्तुतमिश इसने चांदी का टंका, तांबे का तांबे का जीतल सिक्के चलवाए, ठीक है ना। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। और इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। फिर बात करें हम यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह है गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन इसने 1206 से 1211 तक शासन किया था, ठीक है ना। 1206 से 1211 तक इसने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुव्वत उल इस्लाम
मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है ना। और ये एक ही मंजिला बनवा पाया था और इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसके दामाद यानी कि गुलाम ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे लाख वक्स की उपाधि धारण की थी, ठीक है, लाख वक्स की उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर बात करें मोहम्मद गौरी, तो अभी बताया तो मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गौरी के युद्ध हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से युद्ध किए थे जो इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तराइन का युद्ध, ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में, ठीक है। और ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तो ये हुआ था 1192 में। और ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध। फिर इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ जो कि 1194 में हुआ था। ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच, ठीक है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच हुआ था 1194 में, ठीक है। फिर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान यह दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी, ठीक है ना। दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था, ठीक है, रजिया सुल्तान ने, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो ये है डिटेल। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, जो जो मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप उसे ज़रूर नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारतीय संघ के कितने देश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 4, 6, 5 या 3? तो जो कि भारतीय संघ के राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये है 5 राज्य, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 5 राज्य कौन से हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय में स्थित है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, मनीला, बीजिंग या रोम में? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय ये है रोम, ठीक है ना, मुख्यालय है रोम, इटली में, ठीक है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पावा कुथू नामक पारंपरिक दस्ताना हथेली कठपुतली खेल
किस राज्य से संबंधित है? तो पावा कुथु नामक पारंपरिक दस्ताना हथेली कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, राजस्थान, केरल या पंजाब? तो जो ये खेल है ये संबंधित है केरल से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। ठीक है ना, केरल में कठपुतली का खेल खेला जाता है, जो कि हाथों से कठपुतलियां बनाई जाती हैं, आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, तो ये वह कहाँ का है खेल? तो ये है केरल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो इनमें से कौन से सदस्य हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ठीक है, तो ये हैं संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? तो ये हमें बंदरगाह दिए गए हैं 4 और हमें इन्हें उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कांडला बंदरगाह, फिर उसके बाद है मुंबई बंदरगाह, फिर है मारमागांव बंदरगाह और फिर है कोची बंदरगाह, यानी कि CDBA। तो राइट आंसर होगा CDBA। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पहले कांडला बंदरगाह, फिर मुंबई बंदरगाह, फिर मारमागांव बंदरगाह और फिर कोची बंदरगाह। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में डैश द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 12 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया है ज्योतिराव फुले के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई है, जो कि एक सामाजिक सुधार समाज था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कैबिनेट सचिवालय द्वारा, संसद द्वारा, PMO द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो ये किया जाता है संसद द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए थे। तो जो कि ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम है यह डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए। तो यह की गई थी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? तो नाबार्ड जो कि 1982 में अस्तित्व में आया था और इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 100 करोड़ पूंजी के साथ। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 करोड़। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? तो इनमें से कौन है जो कि NSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक सलाहकार परिषद या नीति आयोग? तो इनमें से है नीति आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग ये NSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? औजारों का निर्माण, संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण, टेलीविजन का निर्माण, रंगों का निर्माण। तो इनमें से पूंजीगत वस्तु उद्योग है तो ये है संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है पश्तो भाषा। पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो ये पश्तो भाषा ये भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो पश्तो भाषा ये बोली जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती है। ओके चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।